सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों को सादर प्रणाम। आज मैं आप सबके समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी एवं आध्यात्मिक विकास में उस देश की शिक्षा का बहुत महत्व होता है और शिक्षा किसी भी व्यक्ति के अंदर निहित जितना भी शक्तियां हैं, पोटेंशियल है, उसको बाहर लाने में सहायक होती हैं। पिछली जो शिक्षा नीतियां थी 1968 और 1986 में हमारे सामने आई। 1986 के बाद से बहुत विश्व में परिवर्तन हुआ। वैश्वीकरण 1991 के बाद से हम सबके सामने आया। जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं थी वो एक दूसरे के साथ जुड़ी और जो हमारा समाज था, एक जो अर्थव्यवस्था थी वो एक नॉलेज इकोनॉमी के रूप में उभर कर आई, जिसमें जो डाटा था, आंकड़े थे, उनका महत्व बढ़ा और जो तकनीकी विकास थे वो बहुत तेज गति से बढ़े। इंटरनेट और डाटा साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या हम कहें कि जो चौथा औद्योगिक क्रांति है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो हमारे सामने आज एक रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के माध्यम से देखने को मिल रहा है। किस तरीके से काम होगा, कैसे हम पढ़ाई करें, कैसे चीज़ों को लर्न करें, और इस तरीके से जो आईसीटी है उसके माध्यम से किस तरीके से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। ये सब बातें इस पिछले 34 वर्षों में हम सबके सामने आई और इन सब चीज़ों से बच्चों का किस तरीके से समन्वित विकास हो और एक ऐसी शिक्षा नीति हो जो भारत को 21वीं शताब्दी में उसको एक ऐसा स्थान मिले जिसमें आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से तथा आध्यात्मिक दृष्टि से जो कभी भारत एक विश्व गुरु जाना जाता था, उसको पुनर्स्थापित करने में सहायक हो, ऐसी नीति देना आवश्यक था। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने आई, उनमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं जिससे इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें कि भारत ने 2015 में हस्ताक्षर किए थे, वो 3 बातों के ऊपर जोर देते हैं। एक कि इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, अर्थात ऐसी एजुकेशन जो गांव, शहर, छोटे बड़े, महिला पुरुष आदि में भेद ना रखें और सबको साथ लेके चले। इक्विटेबल होनी चाहिए, जो सबके समाज के सब वर्गों को समान रूप से, सब व्यक्तियों को समान रूप से मिले, एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए। और तीसरा है जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करती है, क्योंकि परिवर्तन बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं। उन परिवर्तनों के कारण आगे आने वाला समय कैसे होगा, किस प्रकार का कार्य करना पड़ेगा और कैसी हमारी नौकरियां होंगी, घर से बैठकर काम करेंगे, इंटरनेट से काम करेंगे या साइट पर जाकर काम करेंगे, या किस सेक्टर का रोल उसमें ज़्यादा होगा, किस तरह के कार्य होंगे, इन सब को यदि हमें ध्यान में रखना है किसी व्यक्ति को, तो उसको पूरी ज़िंदगी भर जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों के हिसाब से अपने ज्ञान और अपने कौशल को अपडेट करना होगा। इस लक्ष्य को यूनाइटेड नेशंस के भारत को भी 2030 तक प्राप्त करना है। तो इन 3 चीज़ों को कैसे करें, इसके लिए भी हमें शिक्षा नीति में बदलाव की ज़रूरत थी।
इसके साथ साथ हम सब ये जानते हैं कि भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। इसका जो ज्ञान था, जो परंपराएं थी, चाहे वो हमारी फिलॉसफी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे मेटलर्जी साइंस हो, चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, वो ऐसा ज्ञान था जो ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों ने अपने सतत परिश्रम से एवं उसको अच्छे तरीके से टेस्ट करके हम सबको सामने रखा था, जो वेदों में, पुराणों में और हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें मिलता है। उन वैल्यूज़ को, उस ज्ञान को किस तरीके से आगे संजोया जा सके और लोगों तक, बच्चों तक उस ज्ञान की शिक्षा दी जा सके, इसका भी शिक्षा में समाहित होना आवश्यक था। इसलिए भी शिक्षा नीति को लाना आवश्यक था। जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की हमारे सामने आई, यह कुछ महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स के ऊपर, सिद्धांतों के ऊपर निर्भर करती है, या इसमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निहित हैं। जो सबसे एक पहला सिद्धांत है वो ये है कि इसमें किसी भी बच्चे के, स्टूडेंट के जो उसमें अंतर्निहित उसमें कैपेबिलिटी है, उसको पहचानने की बात है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होता है, इसलिए बच्चों को हमें ऐसे प्लेटफॉर्म देने पड़ेंगे, ऐसे माध्यम निकालने पड़ेंगे जिससे जो उनमें गुण है उसके हिसाब से, जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आगे शिक्षा को चालू रखें। यदि कोई व्यक्ति फोटोग्राफर बनना चाहता है तो उसको फोटोग्राफी की तरफ हमें ले जाना पड़ेगा। यदि कोई आर्किटेक्चर का काम करना चाहता है तो आर्किटेक्चर में ले जाना पड़ेगा। किसी में फाइनेंस के अच्छी खासी गुण हैं तो उसको फाइनेंस की तरफ मोल्ड करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति में, हर विद्यार्थी में कुछ ना कुछ यूनिक कैपेबिलिटी होती है। उन कैपेबिलिटी को उभारना एक तो ये आवश्यक है, जो इस शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। दूसरा ये देखा गया कि जो बच्चे की शुरुआती दिन है, फाउंडेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें बच्चे को लिटरेसी और न्यूमरेसी, यानी उसको पढ़ना आना चाहिए और उसको गणना करनी आनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं पहाड़े आने चाहिए और पढ़ना आना चाहिए। यदि पढ़ना आता है और कैलकुलेशंस और गिनती करनी आती है तो उसको बहुत आगे अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने में और व्यवहारिक रूप से शिक्षा को प्राप्त करने में आसानी रहती है। अक्सर ये देखा गया है कि विद्यार्थी अगली क्लास में चले जाते हैं, उनको जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं, पहाड़े या गिनती करनी या कैलकुलेशन करनी, वो नहीं आती और वो पढ़ने में भी सक्षम नहीं होते, जिससे कि उनका जो आधार है वो कमज़ोर होता है और आगे इन कमजोरी के कारण वो अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर सकते। तो इसको किस तरीके से शुरू से ही हम मजबूत करें, ये शिक्षा नीति इसके ऊपर भी बल देती है। तीसरा, इसमें लचीलेपन की बात करती है कि लचीलापन कई तरीके से है। एक तो है कि किस तरीके से जो हमारी आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इनमें जो हम किसी तरीके से ज्ञान को बांट देते हैं, इस तरीके से एक रिजिड रूप से हमें ज्ञान को नहीं बांटना चाहिए। ज्ञान अपने आप में समग्र होता है, कोई भी समस्या होती है वो समग्रता से उसको देखनी चाहिए और एक विद्यार्थी को इन सब सब्जेक्ट की नॉलेज हमें लेनी चाहिए। यदि वो इन सब की सब्जेक्ट की नॉलेज लेगा तो उसको बाद में दिक्कत कम आती है और उसको रोजगार और अपना काम करने में भी एक आसानी रहती है। इसी तरीके से यदि किसी कारण से बच्चा किसी बीए के कोर्स को पढ़ रहा है और 1 साल बाद वो उसको डिग्री को छोड़ना चाहता है, तो उसको ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि वो उसको छोड़ पाए और 1 या 2 साल के बाद वो अपने हिसाब से, जब उसकी स्थिति ठीक हो, वो एजुकेशन को दोबारा अपनी पूरा कर सके। ऐसी एक लचीलापन उसमें हमें चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे शिक्षा नीति में बहुत सारे प्रावधान हैं। इसी तरीके से बच्चा, यदि उसको लगता है कि एक
कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसको ले ले, दूसरा चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से ले ले, तीसरा बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ले ले, चौथा कोई विदेश से ले ले। जहाँ पर भी अच्छे अच्छे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं उन कोर्सेज को वो ले, और यदि ज़रूरत हो तो कुछ ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उनको भी वो ले ले, और इस तरीके से एक डिग्री प्राप्त करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से सारे कोर्सेज को इकट्ठा करके यदि हो जाती है तो उसको डिग्री मिल जाएगी। और इस तरीके से कहें तो एक लचीलापन की बात इस शिक्षा नीति में हमें देखने को मिलती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें परिवर्तन ये लगाया गया कि जो कुरिकुलर और एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटी है, कुरिकुलर यानी जो पढ़ाई से संबंधित हैं, और एक्स्ट्रा कुरिकुलर जो अन्य गतिविधियां होती हैं, जैसे डांस, ड्रामा या कल्चरल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी। अभी तक ये माना जाता था कि जो एक जो हमारी कुरिकुलर और एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटी, इन दोनों में फर्क है। इस शिक्षा नीति में ये कहा गया कि ज्ञान हमें क्लासरूम में भी कुरिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से मिल सकता है, और ज्ञान एक बच्चा खेल के मैदान में फुटबॉल खेलकर, बैडमिंटन खेलकर भी ले सकता है। इसी तरीके से यदि कोई बच्चा डांस, ड्रामा, म्यूजिक, आर्ट, कल्चर ऐसी ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेता है तो उससे जो उसका ज्ञान बढ़ता है उसको भी इसमें अपनी डिग्री में शामिल किया जाना चाहिए। इसी तरह से यदि बच्चा कोई इंडस्ट्रियल विजिट करता है, किसी इंडस्ट्री में जाता है, वहाँ 1 महीना लगाता है, लर्न करता है, और उस लर्न करने के बाद जो उसको सर्टिफिकेट मिलता है या जो उसको ज्ञान मिलता है उसको भी हमें अपनी डिग्री का एक हिस्सा बनाना चाहिए। तो इस तरीके से ज्ञान के जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं, वो अनेक हैं। इन सोर्सेज से जो ज्ञान मिलेगा वो कुल मिलाकर उसको इकट्ठा करके डिग्री का हिस्सा बनाया जाएगा, और एक बच्चे को डिग्री क्रेडिट के रूप में इन सब गतिविधियों से जितने जितने उसको क्रेडिट मिलते हैं उसको इकट्ठा करके एक डिग्री का हिस्सा बनेगा और उसको एक डिग्री दे दी जाएगी। इसी तरीके से इस शिक्षा नीति में बच्चे के एक होलिस्टिक डेवलपमेंट और कैरेक्टर बिल्डिंग की बात कही गई है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चा शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होना चाहिए, मानसिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए, और उसका जो आध्यात्मिक रूप से भी वो सुदृढ़ होना चाहिए। तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, तीनों रूप से जो बच्चे का विकास है वो संपूर्ण होना चाहिए। जो हमारा उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश का एक सिद्धांत उसमें आता है, जिसमें 5 कोशों की बात की गई है, जिसमें व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए, बच्चे को ध्यान देना चाहिए। अन्नमय कोश है, खाने पीने पर सही होना चाहिए। प्राणमय कोश है, जिसमें अपना जो सांस है उस प्रक्रिया को योग आदि से सुदृढ़ करना चाहिए। मनोमय कोश है, मन को अपना शांत रखना चाहिए, उसके लिए योगा और अच्छा लिटरेचर पढ़ना चाहिए। विज्ञानमय कोश है, जिसमें हम इधर उधर से जो हमारे पास डाटा आता है या बातें आती हैं उसको सही तरीके से एनालाइज करें, और एनालाइज करके वैज्ञानिक रूप से हम निर्णय लें, जिसको हम अंग्रेजी में क्रिटिकल थिंकिंग भी कह सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कह सकते हैं, आदि आदि इनके ऊपर जोर देना चाहिए। और लास्ट में 5वां कोश है आनंदमय कोश, जिसमें व्यक्ति अल्टीमेटली क्या चाहता है, उसके जीवन का क्या उद्देश्य है। यदि उसकी पूर्ति की तरफ जाता है तो हम कहेंगे वो आनंदमय कोश की तरफ जा रहा है। तो शिक्षा में इन 5 कोशों को सम्मिलित करना आवश्यक है, और इस शिक्षा नीति में भी इन 5 बातों के ऊपर किसी न किसी रूप में ध्यान दिया गया है। इसी तरीके से ये जो शिक्षा नीति है ये जो 21st सेंचुरी की स्किल है, जैसे हम कहें कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, एक पूरे के पूरे विश्व में या एक समाज में एक व्यक्ति हारमोनियस तरीके से सामंजस्य बैठाकर कैसे रहे, समाज को समृद्ध कैसे करे, डिसिप्लिन उसमें कैसे आए, उसमें जो विभिन्न जो भाषाएं हैं उनका किस तरीके से ज्ञान हो,
और जो हमारा लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो, कानून को मानता हो, आदि आदि बातें इस जो 21st सेंचुरी स्किल्स हम कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति ना केवल अपने यहाँ लोकल लेवल पर उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। इसका पूरा का पूरा इसमें ध्यान रखा गया है। इसी तरह से और इसमें जो हमारा शोध है वो पूरे के पूरे लोकल कंटेक्स्ट में होना चाहिए, यानी शोध ऐसा हो जो आसपास के लोगों और समाज की जो समस्याएं हैं उनके समाधान हेतु होना चाहिए। और जो अंत में मैं ये कहूँगा, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें ये भी है कि एक लाइट बट टाइट रेगुलेशंस हैं। अभी तक जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारी एजुकेशनल स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, और सेंटर पर यदि देखें तो UGC, AICT, फार्मेसी काउंसिल, मेडिकल काउंसिल, डेंटल और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। और इन संस्थाओं के माध्यम से हम देखें तो हम कहते हैं कि जितना भी हमारा एजुकेशन सेक्टर है वो अत्यधिक कानूनों से भरा हुआ है, जिससे लोगों को काम करने में दिक्कत आती है। जबकि यदि शिक्षा को सही रूप से जाने तो वो एक स्वायत्त किस्म की एक ऐसी वो है, स्वायत्तता उसमें बहुत ज़्यादा चाहिए, उसमें ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा चाहिए। और इसमें सरकार की बजाय यदि समाज इसको संभाले, समाज इसको पोषित करे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इन सब चीज़ों के ऊपर इस शिक्षा नीति में बात कही गई है। और जो शिक्षा नीति के जो मुख्य प्रावधान हैं यदि उनको हम देखें तो पहला तो ये अभी जो जिसको सरकार ने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD जिसको कहते थे, अब वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के नाम से अब इसका ये बदलीकरण कर चुके हैं। क्योंकि मानव जो है कोई एक संसाधन या रिसोर्स नहीं हो सकता, तो इसलिए एक इसका नाम परिवर्तन हुआ। इसी तरीके से जो अभी तक सरकार द्वारा शिक्षा पर खर्च किया जाता था, सेंटर और स्टेट को यदि हम इकट्ठा ले लें तो लगभग 4.43% जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका हिस्सा जो सरकारें थी वो पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में शिक्षा पर खर्च करती आई थी। और बहुत समय से ये डिमांड थी कि इसको 6% तक किया जाए। तो इस नीति में इसको 6% तक करने की बात कही गई है। तो 6% तक इसका जो होगा वो व्यय होगा, सरकारी व्यय इसमें बढ़ेगा। दूसरे यदि इसके डिफरेंट लेवल्स पर यदि हम देखें तो शिक्षा में बहुत सारे इसमें परिवर्तन किए गए हैं। मुख्य रूप से यदि हम इसको देखें तो जो स्कूल शिक्षा है, जो स्कूली शिक्षा है, अभी तक हमारी जो शिक्षा है वो 10+2 10+2+3 सिस्टम पर आधारित थी। अभी जो सिस्टम हमने स्ट्रक्चर दिया वो है 5+3+3+4। इस सिस्टम के अंतर्गत जो पहले 5 साल हैं, 3 साल के बाद बच्चा आएगा, और जो पहले 5 साल हैं बच्चा, उसको हम फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। उसमें बच्चे की फाउंडेशन को, उसकी नींव को सुदृढ़ करने के लिए लगाया जाएगा। और वो आंगनवाड़ी, बाल विकास वाटिकाएँ और जो इस तरह से की संस्थाएँ हैं उनमें आसपास के आस पड़ोस से वो शिक्षा ग्रहण करेगा। और इसमें मुख्य रूप से जो शिक्षा होगी वो खिलौनों के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से एक बच्चे को तैयार किया जाएगा, ताकि वो खेल खेल में चीज़ों को समझे, पूरे के पूरे अपने वातावरण, आसपास का जो वातावरण है उसको समझे। और इसको हम फाउंडेशन स्टेज कहेंगे। और इस फाउंडेशन स्टेज के लिए हम कहें कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर, इस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और केयर का जो सिलेबस होगा वो सरकार ने NCERT जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की संस्था है
उसको इसका बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। NCERT इसका सिलेबस बनाएगी। दूसरी जो स्टेज है वो है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें तीसरी, चौथी और पाँचवीं क्लास में मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट्स इन सब्जेक्ट की शिक्षा बच्चों को कंसेप्ट के रूप में दी जाएगी। छोटे छोटे कंसेप्ट, साइंस के कंसेप्ट, आर्ट्स के कंसेप्ट और मैथमेटिक्स आदि इन विषयों के ऊपर व्यवहारिक रूप से उनको शिक्षा से जोड़ा जाएगा। और जो तीसरी स्टेज है वो मिडिल लेवल की है, जिसमें छठी, सातवीं, आठवीं क्लास की शिक्षा होगी। और छठी क्लास में महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें बच्चों को सब्जेक्ट के अलावा स्किल के साथ जोड़ा जाएगा। आज जो ज़रूरत है वो स्किल्स की है कि काम बच्चा कुछ हुनर सीखे और हुनर प्राप्त करने के बाद वो काम करने योग्य हो। और जो इसीलिए इसमें कोडिंग सिखाई जाएंगी। और जो हमारी जो हमारी पुरानी जो कलाएं हैं जो गांवों में और जगह पाई जाती हैं, जैसे लकड़ी बनाने का काम या मिट्टी के बर्तन बनाने का काम या कुछ और जो इस तरह की लर्निंग है, बच्चे को इन लर्निंग की शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट के माध्यम से वो इस प्रकार की जो स्किल है उसको भी अर्जित करेंगे। और जो लास्ट फोर्थ स्टेज है 5+3+3+4 वो है इसमें 9, 10, 11, 12, जिसमें कि बच्चों को अपने सब्जेक्ट जो उसने लिया है उसकी एक डीपर डिटेल में उसको सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा। और बच्चे को ऑप्शंस भी होंगे कि वो अपने चॉइस के सब्जेक्ट ले सके, कोर्सेज ले सके। तो इस तरीके से उसमें इलेक्टिव्स भी दिए जाएंगे। और जो इस शिक्षा नीति में जो सबसे एक और अच्छी बात ये है कि जो ये स्कूली 5वीं तक की शिक्षा है ये अपनी होम लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में दी जाएगी। और बाद में भी यदि पॉसिबल होगा इवन हायर एजुकेशन तक जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इन रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा दिया जाएगा और ज्ञान को शिक्षा को इन लैंग्वेजेस के जरिए भी प्रदान किया जाएगा। इसके लिए एक मिशन भी बनाया गया है जिसमें जितनी भी जो लैंग्वेजेस हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उसमें यदि कोई कोर्स मटेरियल या जो सब्जेक्ट का ज्ञान है उसको हम कन्वर्ट लोकल रीजनल लैंग्वेजेस में कर पाएंगे, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, उनसे रीजनल लैंग्वेजेस में कर पाएंगे, चाहे वो कन्नड़ा हो, तमिल हो या कोई उड़िया हो या गुजराती हो, मराठी हो। इस तरीके से यदि ये ज्ञान हम सबको प्रदान करने की बात इस शिक्षा नीति में कही गई है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो हमारी घर की बोली होती है उसमें बच्चे को आसानी से समझ आती है, अपने आस पड़ोस और सबकी ज्ञान वो अच्छे तरीके से ले सकता है, व्यवहारिक होता है, उससे जो इनोवेशंस है, सोचने की जो शक्ति है वो भी बढ़ती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये बात कही गई। और इसी तरीके से स्कूली जो शिक्षा है इसको एक जो इसका बच्चे का असेसमेंट होगा उसके लिए एक परख जो नेशनल असेसमेंट सेंटर बनेगा जिसको हम परख कहते हैं, उसमें समग्र ज्ञान, उसका विश्लेषण, समीक्षा और ये जो संस्था है वो इसके ऊपर काम करेगी। और वो इसके कुछ जो मापदंड है कैसे मापा जाएगा इसके बारे में वो अपनी रिपोर्ट और इसको अच्छे तरीके से असेस करके सबके सामने इसमें लगाएगी। इसमें NCERT और जितनी नेशनल NIOS जितनी नेशनल लेवल की संस्थाएं हैं इनका भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इसी तरीके से शिक्षा इसको स्कूली शिक्षा को यदि हम देखें तो एक B.Ed एजुकेशन जो अभी तक 2 साल की एजुकेशन आज के दिन हमारे यहाँ है, इसको 4 साल की B.Ed एजुकेशन बनाया जाएगा। और 4 साल का मतलब +2 के बाद से 12वीं के बाद से इसमें बच्चा एडमिशन लेगा और जिसका कहीं की टेम्परामेंट होगा एजुकेशन के बारे में वो इसको ले पाएगा। और इसमें भी मतलब 4 साल की भी होगी और यदि किसी ने ग्रेजुएशन किया है तो उसको पहले 1 साल की भी होगी। इस तरीके से बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से जो हमारी स्कूली शिक्षा है
इसके बारे में इसमें ध्यान दिया गया है। और जो टीचर होंगे उनको लगातार इस ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है। एक क्लस्टर अप्रोच होगी जिसमें सभी मिलकर, कुछ कॉलेजेस मिलकर लगातार ट्रेनिंग इसमें देते रहेंगे। और जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जैसे मैंने बताया कि जो पहले 5 साल हैं विद्यार्थी, वो बच्चा वो आंगनवाड़ी और इन जो बाल विकास वाटिकाएं हैं इनके माध्यम से शिक्षा प्रदान करेगा, इसलिए इनको ट्रेन भी किया जाएगा। इनके लिए स्टैंडर्ड भी रखेंगे, और ये स्टैंडर्ड को रखना, इनको ट्रेनिंग करना, ये इसको एक क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से सरकार हम सबके सामने इसको हासिल करना चाहती है। ये जो मुख्य प्रोविज़न थे वो स्कूली शिक्षा के थे। इसी तरीके से जो हमारी हायर एजुकेशन है, इस हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी सरकार ने इसमें आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। इसको मुख्य रूप से यदि मैं कहूँ तो एक तो ये है कि हायर एजुकेशन में जो ये मल्टीपल बॉडीज़ अभी तक थी, यूजीसी, एआईसीटी, और इन सबको अब ख़त्म करके एक बॉडी बनेगी जिसको हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। और इसके अंदर 4 वर्टिकल होंगे। एक रूल रेगुलेशन का काम करेगा, रेगुलेटरी बॉडी होगी। दूसरा एक्रेडिटेशन का काम करेगा। एक्रेडिटेशन का मतलब है कि यूनिवर्सिटीज़ किस लेवल की हैं उनको रेटिंग करेगा। और तीसरा फंडिंग का काम करेगा। और चौथा स्टैंडर्ड करेगा। ये 4 वर्टिकल इस हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करेंगे। इस शिक्षा नीति से मेडिकल एजुकेशन और जो लीगल एजुकेशन है वो इसके प्रोविज़न से बाहर अभी तक रखी गई है। और जो शिक्षा नीति है हायर एजुकेशन को यदि हम देखें तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो बात कही गई वो होगी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करेंगे। जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस होंगे वो आगे से मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर के होंगे। यानी यदि कोई एक विश्वविद्यालय है उसमें आर्ट्स के कोर्सेज भी होंगे, साइंस के भी होंगे और कॉमर्स के भी होंगे, और जितने विषय हो सकते हैं, जितना वो आगे कर सकते हैं, कोशिश ये होगी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के विषयों की शिक्षा एक शिक्षण संस्थान में दी जाए, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो यूनिवर्सिटी हो। इन सब में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कही गई। यदि कोई स्टैंड अलोन कोई इंस्टीट्यूशन है, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन कहें इंजीनियरिंग के लिए है, तो उसमें कोशिश की जाएगी जो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट आदि, इनके भी कोर्सेज समय के हिसाब से आगे खोले जाएं। और एक बहुत बड़े लेवल पर जैसे आईआईटीज़ हैं, आईएम्स हैं, इनको इनके स्टैंडर्ड को देखते हुए एक मेरू MERU जो उच्च श्रेणी के कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, जिसको कहें मेरू MERU, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, ये सरकार, केंद्र सरकार इनको प्रमोट करेगी कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खुलें जो आईएम्स और आईआईटी के पैटर्न पे हों, उस क्वालिटी की एजुकेशन दे सकें, मगर वो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर की हो। तो मल्टी डिसिप्लिनरिटी एक ये बहुत बड़ी बात इसमें कही गई, विभिन्न विषयों की एक साथ ज्ञान प्रदान करना बच्चों को, एक तो ये बात है। और दूसरा, इसमें अभी तक जो भारत है इसमें अनेक तरह की विश्वविद्यालय हमारे सामने हैं। 1000 के करीब विश्वविद्यालय अभी हैं। उसमें कुछ तो सरकारी विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, कुछ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऐसे 5-6 टाइप के जो विश्वविद्यालय हम सबको आगे देखने को मिलते हैं। आगे से इन सब का नाम एक ही होगा, ये यूनिवर्सिटी होंगी, कोई इस तरह से का डिस्टिंक्शन इसमें नहीं होगा। और ये जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होंगे आगे, ये 2 प्रकार से होंगे। एक तो टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ और दूसरी रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। यानी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को देखना पड़ेगा कि उनको जो फोकस आगे करना है
वो आगे अपने टीचिंग के ऊपर करना है या उनको रिसर्च करना है। अब इसका चॉइस उनको करना है, वो कैसे अपने आप को आगे लाना चाहते हैं। जिनको रिसर्च करना है उसी तरह के उनको कोर्सेज लगाने पड़ेंगे। यदि टीचिंग करनी है तो उनको जनरल और सभी एक उसका जो स्कोप है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो एक ये इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है। और जो तीसरी है वो ये है, जो हमारे कॉलेजेस हैं, अभी तक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। आगे एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ का कंसेप्ट खत्म होगा और डिग्री अवार्डिंग कॉलेजेस होंगे। डिग्री अवार्डिंग कॉलेजेस, जितने भी ये कॉलेजेस हैं अगले 15 साल में जैसे इनकी कैपेबिलिटी डेवलप होगी, धीरे धीरे करके इनको डिग्री यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही देने की स्वतंत्रता होगी, पावर होगी। अब ये कब होगा, क्योंकि इसको पहले असेसमेंट करेंगे, कोई असेसमेंट करने के बाद जो जो इसको खरा उतरेगा उसको ये पावर इम्पावर करेंगे कि वो धीरे धीरे करके अपना डिग्री दे। अभी क्या समस्या है कि जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे मेरठ यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इनके पास बहुत सारे 400-500 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और सारा का सारा बहुत सारा ध्यान इनका इनके मैनेजमेंट पर जाता है, कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने पर जाता है, और जो मुख्य ज्ञान क्वालिटी की जो बात हम करते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए, इनको डिसिप्लिन करने के लिए सभी जो कॉलेजेस हैं वो एक डिग्री अवार्डिंग कॉलेजेस के रूप में आगे आएंगे, ऐसा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है। और इसके साथ साथ दो तीन चीज़ें और हैं। एक है कि जो इसमें जो एक ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये एक कंसेप्ट है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है कि बच्चा जो विभिन्न सोर्सेज से, जगह से जो ज्ञान प्राप्त करेगा, सब्जेक्टों को पास करेगा, उन सब्जेक्ट के जितने क्रेडिट वो अलग अलग जगह से करेगा, उन सबको एक बैंक अकाउंट की तरह उसके खाते में डाल दिए जाएंगे। और यदि मैं कहता हूँ कि MBA डिग्री लेने के लिए 100 क्रेडिट चाहिए, तो वो 100 क्रेडिट उसने कहाँ से लिए। यदि मेरी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का वो विद्यार्थी है, हो सकता है 90 क्रेडिट हमारे यहाँ से लिए हों, 4 क्रेडिट उसने कुरुक्षेत्र से लिए हों, और 4 क्रेडिट जो है UGC के जो स्वयं और मूक ऑनलाइन जो कोर्सेज चलते हैं वहाँ से उसने कोई लिया हो, या कोई कोर्स हो सकता है कि वो IIT दिल्ली ने या किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी ने वहाँ पर मिला हो, या इवन फॉरेन की यूनिवर्सिटी से भी उसने कोई 4 क्रेडिट का कोर्स लिया हो। वो 4 क्रेडिट का कोर्स जैसे सर्टिफिकेट लाएगा, दिखाएगा, उस क्रेडिट का जो उसका बैंक अकाउंट है उसमें वो डल जाएगा, और जब उसके क्रेडिट डिग्री के बराबर वो दिखा देगा तब उसको यूनिवर्सिटी डिग्री दे देगी। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ये शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है। यानी एजुकेशन जहाँ से भी बच्चे को अच्छी लगती है वहाँ से अपने टेस्ट के हिसाब से, समय के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से वो प्राप्त करे, और प्राप्त कर कर उसको जब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तब उसको वो डिग्री मिल जाएगी। इसी प्रक्रिया में एक है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। इस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें जो UG लेवल का प्रोग्राम है, ग्रेजुएशन लेवल का जो प्रोग्राम है, वो यदि बच्चा 1 साल का करता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि वो 2 साल का कोर्स करता है तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। यदि 3 साल का करता है तो उसको डिग्री मिल जाएगी। यदि 4 साल का UG प्रोग्राम करता है तो उसको BA रिसर्च या डिग्री, UG डिग्री विद रिसर्च के साथ उसको मिल जाएगी। और जो आगे PG के कोर्सेज हैं वो भी इसी तरीके से डिज़ाइन होंगे। यदि किसी ने 4 साल का भी UG किया हुआ है तो उसको 1 साल और MA में लगाना पड़ेगा। यदि 3 साल का किया होगा तो उसको 2 साल की करेंगे, और MPhil की डिग्री आगे से नहीं होगी। ऐसा इस शिक्षा नीति में प्रावधान किया हुआ।
तो हायर एजुकेशन के फ्रंट पे बहुत सारे इसमें नए नए प्रावधान रखे गए हैं। इसी तरीके से एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का एक प्रावधान किया गया है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस बनेगा। उस कॉर्पस के माध्यम से एक ये जो अच्छे रिसर्च के प्रपोजल हैं, ऐसे रिसर्च के प्रपोजल जो भारत की ज़रूरत के हिसाब से हैं, जो स्थानीय समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे, या ऐसे अच्छे प्रपोजल जो होंगे उसको ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से लाए जाएंगे। और इस बजट में भी इस के बारे में प्रावधान किया गया। 20,000 करोड़ रुपए इसी साल के जो अभी हमारे सामने 21-22 का केंद्रीय बजट आया, उसमें भी इसका प्रोविज़न किया गया है। तो एक ये इस पूरे के पूरे इस शिक्षा नीति में हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम कहें एक बदलाव देखने को मिलेगा। इसी तरीके से बहुत सारे और भी प्रोविज़न हैं, जैसे एक है वोकेशनलाइजेशन का। जो अभी तक हमारी शिक्षा नीति हम सब जानते हैं कि जो एक जनरल डिग्री है इसके ऊपर जोर है, और जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको एक सेकेंडरी रूप में देते हैं। जब किसी का विद्यार्थी का एडमिशन नहीं होता तब वो वोकेशनल डिग्री में लेता है। अब ये प्रोविज़न है कि इस वोकेशनल एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो बढ़ाया जाएगा, और 2030 तक 50% तक इसको ले जाने की कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ वोकेशनल कोर्सेज को बच्चे एड ऑन कोर्सेज की तरीके से या डिग्री की तरह से इसकी इम्पोर्टेंस बढ़े। और जो हम सब जानते हैं कि जो आज विकसित देश हैं जैसे साउथ कोरिया है, उसमें जो वोकेशनली ट्रेंड विद्यार्थी हैं उनकी संख्या लगभग 95% के करीब है। और जो जापान और सिंगापुर इस तरह से के जो देश हैं, अमेरिका आदि, इनमें भी 50 से 60% के करीब जो वर्कफोर्स है वो वोकेशनली ट्रेंड है। और हमारे भारत में ये प्रतिशत लगभग 5% के करीब है, जो जिसके कारण जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो नॉलेज विद्यार्थियों की कम है। तो इस शिक्षा नीति में इस वोकेशनल जो नॉलेज है, इस नॉलेज को बढ़ाने की बात कही गई है। ये एक मुख्य रूप से प्रावधान है। अब क्योंकि तकनीकी रूप से यदि हम देखें, कोविड में भी हमने देखा कि एकदम से जो हमारी क्लासेस थी, स्कूल थे, वो सब बंद हो गए, और विद्यार्थियों को जो शिक्षा थी वो ऑनलाइन कंप्यूटर से या इंटरनेट से, मोबाइल से, इस माध्यम से शिक्षा दी गई। तो इसलिए क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो एक नॉलेज इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, और इस नॉलेज इकोनॉमी के दौर में कोई भी व्यक्ति बिना आईसीटी की नॉलेज के आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए इस शिक्षा नीति में ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही गई। और ये केवल एक कहें कि भाई एक जो सामने बोर्ड पे दिखता है, डिजिटल रूप में दिखता है, ऐसी नहीं। इसमें जो बच्चे की पूरी जो सोशल स्किल्स हैं, अफेक्टिव स्किल्स हैं, साइकोमेट्रिक स्किल्स हैं, इन सारी स्किल्स को, लर्निंग को भी ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन में जोड़ा जाएगा। इसके लिए नेशनल एजुकेशनल जो फाउंडेशन है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम एक ऐसी एक प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया जाएगा, जिसमें हम सब फ्रीली अपने आइडियाज़, विचार, अपने वीडियो और जो और भी स्टडी मटेरियल है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन का हो या हायर एजुकेशन का, उसको हम अपलोड कर पाएंगे। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल तरह के जो साइन लैंग्वेज होती है, रीजनल लैंग्वेजेस होती है, उनको जोड़ा जाएगा।
और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक 24/7 जो एजुकेशन है वो सबको उपलब्ध कराई जाएगी, चाहे वो हम कहें कि अडल्ट एजुकेशन है, प्रौढ़ शिक्षा, क्योंकि गांवों में या उसमें बुजुर्गों को भी देखें तो ये डिजिटल एजुकेशन आज के दिन मोबाइल से एजुकेशन बहुत आवश्यक है, चाहे वो सरकार की स्कीमों की बात हो या उनके अकाउंट में पैसे की बात हो या कुछ और गवर्नमेंट स्कीमों की बात हो, उसको यदि हम सही रूप से सब तक ले जाना चाहते हैं तो इसलिए डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए आवश्यक ये भी है कि जो हमारे टीचर्स हैं इनको भी डिजिटल एजुकेशन के में तैयार किया जाए, इनको ट्रेन किया जाए। इसलिए जो टीचर ट्रेनिंग है वो सेंट्रल है। इस सारी शिक्षा नीति में यदि आप देखेंगे तो जो शिक्षा नीति में जो बदलाव किए गए उन सारे बदलावों को जो इम्प्लीमेंट करेगा वो एक शिक्षक है। यदि शिक्षक जान पाएगा कि क्या इस शिक्षा नीति में प्रोविज़न है, किस तरीके से भारतीयता को इसमें प्रतिस्थापित करना है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी की तरफ बच्चों को मोड़ना है, किस तरफ से उनको कुरिकुलर और एक्स्ट्रा कुरिकुलर जो ज्ञान है वो क्लासरूम से बाहर भी मिल सकता है। ज्ञान आजकल हम देखेंगे तो ज्ञान जो है एक यूट्यूब से भी मिल सकता है, वीडियो से भी मिल सकता है और क्लिपिंग से भी मिल सकता है, और हम जो डिफरेंट टाइप के कंपटीशन होते हैं उनसे भी मिल सकता है। तो इस तरीके से ज्ञान को मल्टीपल सोर्सेज से, मल्टीपल मीडिया से इसको किस तरीके से इकट्ठा किया जाए, ये एक चैलेंज है। और मुझे लगता है इसको करने में शिक्षकों की बहुत ही अहम भूमिका रहने वाली है। इस शिक्षा नीति को लागू करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये शिक्षा नीति बहुत ही आपस में चर्चा करने के बाद और 21वीं शताब्दी में जो भारत को चाहिए उन उद्देश्यों को पूर्ति करने में सहायक होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा नीति को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जितने भी हमारे हित धारक हैं, स्टेक होल्डर हैं, गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, पेरेंट्स है, इंडस्ट्री है और जितने सामाजिक संस्थाएं हैं, इन सब की अब ये जिम्मेवारी बन जाती है कि इस शिक्षा नीति को अच्छे तरीके से पढ़ें। पढ़ने के बाद हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है वो उसको पहचान कर जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। मुझे तो ऐसा है, जो शिक्षक की तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जो इस शिक्षा नीति में लगभग 70% तो बातें ऐसी हैं जो अभी बिना सरकार के बहुत ज़्यादा कुछ किए भी हम अपने लेवल पर, अपने स्तर पर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, जितनी भी MHRD हैं या उनकी और जितनी भी UGC बॉडीज़ हैं इनके ऊपर लगातार काम चल रहा है, टास्क फोर्स बनी हुई है और जल्दी ही इसका एक रोड मैप भी हम सबके सामने आएगा कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। मगर जब तक नहीं होता तो हमें अपने स्तर पर भी अपना ज्ञान भी बढ़ाना चाहिए, शिक्षा नीति के प्रावधानों को पढ़कर, समझकर, और हम क्या कर सकते हैं तुरंत उसको जल्दी से जल्दी करने में हम सबको लग जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद।